ग्रुप जी दे रखा है और उसमें जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, लेकिन जो ऑर्डर पेयर हैं ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो रियल नंबर हैं और फर्स्ट एलिमेंट आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और बाइनरी ऑपरेशन जो है यहाँ पर एक स्टार से डिनोट किया गया है। अगर हम दो एलिमेंट यानी कि दो ऑर्डर पेयर को अगर हम लेते हैं जैसे कि ए बी, और इस पर बाइनरी ऑपरेशन सी और डी, एक ए बी और सी डी दो अगर एलिमेंट लेते हैं उन पर बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, तो ये इस तरह से इसको सेंड करता है ए सी कॉमा बी सी प्लस डी। इस तरह से ये इसको कंबाइन करेगा और ये ट्रू है सभी ऑर्डर पेयर के लिए। तो हमसे पूछा गया है कि 2 और 3 का इन्वर्स क्या होगा। किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें ग्रुप की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। और ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होता है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, अगर एक ग्रुप के एलिमेंट के साथ उसको ऑपरेट करा दिया जाए तो वो सेम एलिमेंट रिटर्न करता है। यानी कि यहाँ पर हमें जो एलिमेंट्स लेने हैं वो ऑर्डर वाइज लेने हैं, ऑर्डर पेयर के हिसाब से। तो हम ले लेते हैं एक एलिमेंट ए बी है और आइडेंटिटी एलिमेंट को हम सी डी मान लेते हैं। अगर इनको ऑपरेट कराएंगे तो एलिमेंट रिटर्न होगा, यानी कि सेम एलिमेंट ए बी। और इस इन दो को जब हम ऑपरेट कराएंगे तो ये हमें मिलेगा ए सी कोमा बी सी प्लस डी, और ये इक्वल्स टू है ए कोमा बी के। अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं इसका मतलब है उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं, इसका मतलब हुआ ए सी इक्वल्स टू ए, और ये हमें इम्प्लाई करेगा ए एज ए कॉमन लिया सी माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि ए तो आपका नॉन जीरो है, इसका मतलब हुआ सी इक्वल्स टू वन, यानी कि सी की वैल्यू हमें मिल गई है। दूसरा जो ऑर्डर पेयर का पार्ट था वो था बी सी प्लस डी इक्वल्स टू बी हो गया है। यहाँ से भी आप बी कॉमन ले लीजिए तो ये होगा सी माइनस वन प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। सी का वैल्यू वन पुट कर दीजिए तो वन माइनस वन आउटसाइड बी है प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब हुआ कि डी की वैल्यू जो है वो जीरो है। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने माना था सी कॉमा डी, उसकी वैल्यू आ गई है वन कॉमा जीरो, यानी कि ऑर्डर पेयर वन कॉमा जीरो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हमें 2,3 का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि एक एलिमेंट सी कॉमा डी इसका इन्वर्स है, और इन्वर्स पर अगर हम बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट वन कॉमा जीरो देगा। और यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन से हम इसको लिख सकते हैं 2c कोमा 3c प्लस डी, और ये एक ऑर्डर पेयर है, इसको लिखा 1 कोमा 0। फिर से दो ऑर्डर पेयर बराबर हैं, इसका मतलब हुआ 2c इक्वल्स टू 1, इसका मतलब हुआ c इक्वल्स टू हाफ, और यहाँ से हुआ 3c प्लस डी इक्वल्स टू 0। 3c प्लस डी इक्वल्स टू 0, सी का वैल्यू आप हाफ रख दीजिए तो आपको यहाँ से डी का वैल्यू माइनस थ्री बाई टू मिलेगा। यानी कि जो आपका इनवर्स था सी डी वो क्या मिल गया है, हाफ कॉमा माइनस थ्री बाई टू। आप देखिए एक किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, हाफ कॉमा माइनस थ्री बाई टू ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। पर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उसका हमें ऑर्डर और डिग्री बतानी है। तो कभी भी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं होती है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी तो यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाता है। और ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होनी चाहिए, यानी कि कोई भी फ्रैक्शनल पावर जैसे कि यहाँ पर दे रखा है थ्री बाई टू, इस तरह की पावर्स नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको खत्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। उस स्क्वायर करने से ये पावर जो फ्रैक्शनल है ये हट जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स और होल द पावर थ्री, यानी कि यहाँ पर सिक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, और ये हो जाएगा यहाँ पर थ्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है वो दो है, यानी कि इसका ऑर्डर हो जाएगा ये। और मैक्सिमम जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन किया गया है उसकी पावर थ्री है, तो इसकी जो डिग्री है वो आपकी थ्री हो जाएगी। हमें यहाँ पर डिफरेंशियल कॉफिशिएंट की पावर देखनी होती है, तो यहाँ पर मैक्सिमम डिफरेंशियल कॉफिशिएंट जो है ये डी टू वाई है और इसकी पावर थ्री, तो यानी कि टू कॉमा थ्री इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए करेक्ट। इस भी दे रखा है जिसमें टू बाई टू रियल मैट्रिसेस आते हैं, और एक हमें
मैट्रिक्स एम दे रखा है जो इस तरह से है 1 0 2 3। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो V से V पर डिफाइन है और वो जो है एलिमेंट्स को, अपने डोमेन एलिमेंट्स को इस तरह से सेंड करता है, यानी कि ए एम माइनस एम ए। तो हमसे पूछा गया है कि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक क्या होगी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हमें रैंक निकालनी है तो सबसे पहले हमें हमें उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना होगा। क्योंकि यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए को यूज किया गया है, तो हम मान लेते हैं इन जनरल एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट ए बी सी डी हैं। ये इसका भी साइज हमने 2 by 2 लिया है, करेक्ट साइज ऑफ एम के करेक्ट साइज के लिए। अब हमें अगर इस पर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑपरेट करते हैं तो ये किस तरह से होगा, ए बी सी डी और मैट्रिक्स एम है 1 0 2 3 माइनस 1 2 0 3 और फिर मैट्रिक्स ए, यानी कि ए बी सी डी। अब हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा और फिर उनको डिफरेंस करना होगा। तो हमें मिलेगा पहला कॉलम ए सी और दूसरा कॉलम मिलेगा 2a प्लस 3b 2c प्लस 3d। ये हमें एक मैट्रिक्स फर्स्ट से मिलेगी और दूसरी जो मैट्रिक्स मिलेगी मल्टीप्लाई करके वो हमें मिलेगा a प्लस 2c और b प्लस 2d। दूसरी जो रो होगी वो 3c और 3d। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा और सब्ट्रैक्ट करके हमें ये जो मैट्रिक्स है इसका रिजल्टेंट मिलता है -2c और दूसरा जो कॉलम है 2a प्लस 2b प्लस 2d। और इस तरह से हमें ये मैट्रिक्स मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने जो मैट्रिक्स ए को कंसीडर किया था वो ए बी सी डी, यानी कि यहाँ पर हमें ए बी और डी की वैल्यू तो पता होगी, ए बी डी। तो यानी कि इस वाले एलिमेंट की वैल्यू किसी तरह से हमें पता चल जाएगी और यहाँ पर एक 2c है। तो दो चीजों की वैल्यू हमें एक तरह से अननोन होगी जब हम मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे। तो इसकी जो इमेज सेट है या जिसको हम रेंज सेट कह सकते हैं, टी की जो रेंज होगी, रैंक होगी वो 2 होगी, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से दो अननोन है, एक तो सी अननोन है और एक 2a, यानी कि ए बी और डी, और जो कि यहाँ से आएगी, यानी कि इसको अगर आप x मान लें, ये अगर आप x मान लें तो आपके पास है एक है -2c x और 2c। तो यहाँ पर 2c और x एक तरह से अननोन होंगे और बाकी सारे नोन हो जाएंगे। तो रैंक 2 हो गई। रैंक नलिटी थ्योरम से हम ये जानते हैं कि ये डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V के बराबर होगा, यानी कि 4। इस हिसाब से आपकी जो नलिटी है वो भी 2 हो जाती है। अदरवाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस मैट्रिक्स की दो नॉन जीरो रोज हैं, इसलिए इसका रैंक 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट। यहाँ पर हमें एक सब स्पेस W दे रखा है, जो सब स्पेस है वो mn/n मैट्रिसेस ओवर रियल नंबर है और W में वो सारे मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस आते हैं जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं। यहाँ पर याद रखें सारे के सारे स्केलर मैट्रिक्स भी इस W में होंगी, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स आपके डायगोनल मैट्रिक्स होती ही हैं। तो हमें इस डायमेंशन निकालनी है इस W की, यानी कि इस सब स्पेस W की डायमेंशन क्या होगी ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स दे रखी है, तो डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस जो है mn/n, इसकी डायमेंशन होगी n स्क्वायर। अगर कोई W है तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, यानी कि कोई W का एलिमेंट है जिससे हम, डायमेंशन का मतलब है कितनी ऐसी इंडिपेंडेंट चॉइसेस हैं जिससे हम एंटायर W को जनरेट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट चॉइसेस। यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स आएंगे तो इसमें जीरो और नॉन जीरो दोनों ही नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी कि इसमें मैक्सिमम आप n चॉइसेस या ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो नॉन जीरो हो सकते हैं मैक्सिमम, यानी कि n। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम n इंडिपेंडेंट चॉइसेस हैं, यानी कि पहला ले सकते हैं 1 0 0 0 इस तरह से, फिर ले सकते हैं 0 1 0 0 इस तरह से, फिर ले सकते हैं 0 0 1, यानी कि एक एक बार 1 लेते जाएंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स आप 0। तो वो जो होंगे इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट
वेक्टर्स होंगे। तो ऑप्शन ए आपका ट्रू होगा। यहाँ पर हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज निकालनी है एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होते हैं। मान लीजिए ये कोई दो कर्व हैं, तो ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है और एक ये दूसरा कर्व है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो इन दोनों कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि M1 M2 इक्वल्स टू -1। और ये जो m होता है यहाँ पर ये स्लोप होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब भी हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालते हैं तो dy अपॉन डी एक्स को हम रिप्लेस करते हैं माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। तो यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी अगर हमें निकालनी है तो इस कर्व को, क्योंकि ये दो वेरिएबल में है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस सी स्क्वेयर। अगर हमें इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सी स्क्वेयर, या इसको आप जीरो लिख लीजिए, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वेयर इस कर्व को, और यहाँ पर सी स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा। अब आप डी वाई अपॉन डी एक्स को रिप्लेस कर दीजिए एक्स माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करेंगे तो एक्स डी एक्स इक्वल्स टू वाई डी वाई इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये इम्प्लाई करेगा एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर प्लस सी। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू सी। इस हिसाब से ऑप्शन डी आपका करेक्ट की होगा। यहाँ पर हमें 2⁻20 अंडर मोड 7 का वैल्यू चाहिए। इसका वैल्यू निकालने के लिए इस सवाल को एक इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा जब 2⁻20 को 7 से डिवाइड किया जाता है। क्योंकि मॉडुलो फंक्शन की प्रॉपर्टीज आप जानते हैं कि वो रिमाइंडर देता है। इस प्रॉब्लम को करने के लिए आपको फर्मेट थ्योरम को रिकॉल करना होगा। जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है a⁻p ये कॉन्ग्रुएंट होता है a mod p के, लेकिन कंडीशन ये है कि जीसीडी ऑफ a और p 1 होना चाहिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसमें फर्मेट थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻7 mod 7। ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ये कॉन्ग्रुएंट होगा आपका 2 mod 7 के। और 2⁻7 2 mod 7 के कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन हमें तो चाहिए 2⁻20। इसको करने के लिए हमने पावर 3 कर दिया, तो इसकी भी पावर 3 कर देंगे। अब पावर 3 करने से हमें यहाँ पर मिल जाएगा 8 mod 7, और 8 mod 7 की जो वैल्यू होती है वो 1 mod 7 होती है, यानी कि 2⁻21 mod 7 इसका वैल्यू 1 आ गया है। अब हमें a⁻20 के लिए हमें 2 इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 इनवर्स हमें यहाँ भी लेना होगा, लेकिन 2 इनवर्स अंडर मोड 7 क्या होता है? अंडर मोड 7 वो हमें चेक करना होगा। तो एक ऐसा नंबर जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें रिमाइंडर 1 मिल जाए, तो ऐसा नंबर होता है 4। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 8 और 7 से डिवाइड करने पर मिलेगा 1। तो यानी कि 2 इनवर्स आपका होता है 4। तो यहाँ पर 4 mod 7, और अगर कोई नंबर 7 से लेस है तो उसका रिमाइंडर वही आएगा, यानी कि डिवाइजर से छोटा है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2⁻20 mod 7। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। वैल्यू ऑफ दिस गामा 1/4 और गामा 3/4 का वैल्यू क्या होगा, और इसको हम बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको आयलर रिफ्लेक्शन फॉर्मूला पता है। तो आयलर रिफ्लेक्शन फॉर्मूला आखिर है क्या? तो आयलर रिफ्लेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं गामा एक्स विथ प्रोडक्ट गामा 1 - x, ये होता है पाई अपॉन साइन
पाई एक्स की। इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं गामा 1/4 प्रोडक्ट विद गामा 3/4। इसको सबसे पहले हमने लिखा ताकि ये हमें इसके सिमिलर फॉर्मेट में दिखे। गामा 1/4 विद गामा 1 - 1/4। Actually this value is equal to 3/4. So value of this we can easily evaluate using this formula, which is pi upon sin पाई एक्स। एंड एक्स का जो रोल है वो यहाँ पर 1/4 प्ले कर रहा है, तो पाई/4 और साइन पाई/4 का जो वैल्यू है वो होता है 1/√2। इसको सिंप्लीफाई करने पर हम लिख सकते हैं √2 पाई, और √2 पाई ऑप्शन सी हमें दे रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। एक्चुअली अगर आपको आयलर रिफ्लेक्शन फॉर्मूला है तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। तो यहाँ पर हमें 3 वेक्टर दे रखे हैं और ये कह रखा है कि लीनियरली डिपेंडेंट है, तो हमें अल्फा की वैल्यू यूज़ करनी निकालनी है। तो अल्फा क्या होगा? तो सबसे पहले तीनों वेक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख लेते हैं कॉलम वाइज। 1 2 3 2 -1 4 3 अल्फा और 4। और अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो उनका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल्स टू होगा 0। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए आप फर्स्ट रो के अलोंग, तो ये होगा 1 -4 -4 अल्फा -2 8 -3 अल्फा +3 8 +3 और इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा -4 अल्फा -16 +6 अल्फा +33 इक्वल्स टू 0। दिस implies that 2 अल्फा +13 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से आपके अल्फा की वैल्यू आती है -13/2, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमें इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है, और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है आपको x से स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेंड फंक्शन है एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई। इसको फर्स्ट में y के रेस्पेक्ट में किया गया है और फिर x के, और x की जो लिमिट है वो 0 से 1। तो जब भी हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हैं उसके लिए हमें चाहिए रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, कि हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए आपको सबसे पहले लिमिट देखनी होगी, तो y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, यानी कि ये एक सर्कल है, अपर हाफ सर्कल, क्योंकि y की जो लिमिट्स हैं, y जो है वो पॉजिटिव है, तो ये आपका अपर हाफ सर्कल हो गया है। ये मान लीजिए आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और y इक्वल्स टू एक्स आपकी ये लाइन हो गई y इक्वल्स टू एक्स, और x की जो लिमिट है वो 0 से 1 तक जा रही है, यानी कि ये कर्व, दो कर्व हो गए, सर्कल और लाइन। और x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1, ये वाली लाइन होगी x इक्वल्स टू 1। तो ये वाला आपका रीजन हो जाएगा। अब इस रीजन में आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है, और शुरुआत में आपको x के रेस्पेक्ट में करना है। तो इस रीजन को यहाँ से कट कर दीजिए, मैं इसको थोड़ा लार्ज उसमें बना देता हूँ, लार्ज व्यू में, ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ये कुछ इस तरह से हमारा रीजन है, और इसको हमने यहाँ पर कट कर दिया है। अभी इस रीजन का अगर हमें सबसे पहले इंटीग्रेशन निकालना है, तो आप इस तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप कट करेंगे, और एक्स एक्सिस के पैरेलल जब आपने एक स्ट्रिप कट करी तो इसकी एक्स की जो लिमिट है वो आपकी जाएगी 0 से लेकर इस लाइन तक जो y इक्वल्स टू एक्स था, यानी कि y तक, और जो y की लिमिट है वो जाएगी 0 से 1। इंटीग्रेंड फंक्शन आपका ऐसे ही रहेगा एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स डी वाई प्लस। अब आप सेकेंड रीजन में देखेंगे, यहाँ पर एक स्टेप कंसिडर करेंगे, तो ये इस लाइन से यानी कि वाई एक्सिस से, और आपका जाएगी सर्कल के पार्ट तक। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से लेकर स्क्वायर रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर, और जो y की लिमिट है वो रहेगी आपकी 1 से लेकर 2 तक। सेम एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई।
अब आप देख लीजिए कि किस ऑप्शन से ये मैच कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी, 0 से y fxy dx, और y की जो लिमिट है 0 से 1, तो ये मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन डी। और यहाँ पर √2 आएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, एक्चुअली √2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर कर्व की जो रेडियस है, कर्व का जो रेडियस है वो आपका √2 है, तो यहाँ पर √2 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी ही करेक्ट रहेगा। यहाँ पर हमें एक एलिमेंट ग्रुप का दे रखा है, यानी कि a बिलोंग्स टू g, और हमें एक कंडीशन दे रखी है a की पावर 10 जो है वो e है, और a की पावर 25 वो भी आइडेंटिटी है, और a जो है नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हमें बताना है कि a का ऑर्डर क्या होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ a हमें निकालना है। तो यहाँ से दे रखा है a रेज टू द पावर 10 इक्वल्स टू e, इसका मतलब हुआ कि जो इसका ऑर्डर होगा वो 10 से लेस होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल्स टू 10, और साथ ही साथ इसका जो ऑर्डर है वो इसको डिवाइड भी करेगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स 10। तो एक कंडीशन यहाँ से बनी, और एक कंडीशन यहाँ से बनेगी, a का जो ऑर्डर है वो 25 से कम होगा, और ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 25 को डिवाइड कराएगा। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं। इन दो इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 10 से लेस और इक्वल होगा, और यहाँ से हमें पता चलता है कि वो ऑर्डर जो है वो 10 को भी डिवाइड करेगा, और ऑर्डर ऑफ ए 25 को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 10 और 25 का कॉमन फैक्टर, 10 और 5 का कॉमन फैक्टर जो है वो आपका 5 होता है, और 5 लेस देन 10 होता है, यानी कि इसका जो ऑर्डर है ऑप्शन सी होगा, 5। दो मैट्रिसेस दे रखे हैं ए और बी, इनके साइज हमें पता है 5/6 और 6/5। हमसे पूछा गया है डिटर्मिनेंट ऑफ 4 टाइम्स ए बी और डिटर्मिनेंट ऑफ 4 टाइम्स बी ए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है ए बी और बी ए, क्या वो डिफाइंड भी हैं। तो ए का जो साइज है वो 5/6 है, और बी का जो साइज है वो 6/5 है। यहाँ से हमें ए बी का प्रोडक्ट डिफाइन है, और इसका जो साइज है वो 5/5 आएगा। ऐसे ही बी का जो साइज है वो 6/5 है, और ए का साइज है 5/6। यहाँ से जो बी ए मैट्रिक्स होगी उसका साइज आएगा 6/6, यानी कि प्रोडक्ट डिफाइन है। अब हम एक रिजल्ट को रिकॉल करते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स ए को किसी स्केलर सी से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस मैट्रिक्स का साइज है n/n, इसके डिटर्मिनेंट में रिलेशन होता है c की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं तो 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, इसको हम लिख सकते हैं 4 ए बी का जो साइज था वो 5 था, तो 5 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम इसी फैक्ट को और यूज करते हैं बी ए के लिए, तो 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए जो है वो इक्वल होगा 4, बी ए का जो साइज था वो 6 था, तो 4 raised to the power 6 डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एक प्रॉपर्टी होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ये इक्वल्स होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसको हम लिख सकते हैं 4 raised to the power 6 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट होगा। एक ग्रुप जी दे रखा है जो कि नॉन अबिलियन ग्रुप है, और इसका ऑर्डर जो है वो 125 है, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी 125। तो हमें बताना है कि ऑर्डर ऑफ जेड जी कितना होगा, यानी कि सेंटर में जी के कितने एलिमेंट होंगे ये हमें बताना है। तो एक रिजल्ट आप यहाँ पर याद रखेंगे, अगर कोई ग्रुप है जो कि नॉन अबिलियन है और उसका जो ऑर्डर है वो आपको प्राइम की पावर क्यूब दे रखी है, यानी कि प्राइम क्यूब, तो उसके सेंटर का जो ऑर्डर होगा वो पी होता है, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 125 को 5 रेज टू द पावर क्यूब। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जेड जी, यानी कि जेड जी में जो है वो 5 एलिमेंट्स होंगे, ऑप्शन ए ट्रू होगा।
एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 दे रखा है और यहाँ पर डिफाइन कर रखा है कि जेड जो है वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं इसके एक्स और वाई। यहाँ पर जेड के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो एक्स और वाई हैं और यहाँ पर एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड तीनों ही कंटिन्यूस हैं। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, तो इसको हम इस तरह से मान लेते हैं f जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, यानी कि x y और z, और जो z है वो फंक्शन है एक्स वाई का इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह से हम इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे एक तरह से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पार्शियल f विद रेस्पेक्ट टू x प्लस पार्शियल f विद रेस्पेक्ट टू z और पार्शियल z विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 0। और इसको मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स प्लस एफ जेड और जेड एक्स इक्वल्स टू 0, और यहाँ से इम्प्लाई होगा जेड एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स अपॉन एफ जेड, जब एफ जेड जो है 0 नहीं होगा, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होगा। तो नेगेटिव में हमारा है, तो आप देख सकते हैं सी ओ डी ऑप्शन में नेगेटिव कहीं भी अपीयर नहीं हो रहा है। सॉरी सी में तो है, डी यहाँ से डिस्कार्ड हो जाता है। अब हम पार्शियल जेड विद रेस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे और उससे हमें कंफर्म हो जाएगा। तो सब अब हम निकालेंगे पार्शियल एफ विद रेस्पेक्ट टू y प्लस पार्शियल f विद रेस्पेक्ट टू z और पार्शियल z विद रेस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू 0, और यहाँ से इम्प्लाई होगा जेड वाई इक्वल्स टू माइनस एफ वाई अपॉन एफ जेड। तो ये भी हमारा नेगेटिव आता है, ऑप्शन से डिस्कार्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव में है, और ऑप्शन बी आपका कंफर्म हो जाता है क्योंकि दोनों ही नेगेटिव में है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करते हुए आपको क्यूब रूट 65 का वैल्यू किस इंटरवल में लाइक करेगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं 65 रेज टू द पावर 1/3। यहाँ पर अगर हम 65 को x मान लें तो x रेज टू द पावर 1/3 टाइप का फंक्शन हम इसको कंसिडर करेंगे, यानी कि लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 1/3 ये हमने माना। और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमें एक इंटरवल भी कंसिडर करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे इंटरवल जो हैं उसमें 4 यूज हुआ है, और हम जानते हैं कि 64 का क्यूब रूट आपका 4 होता है। तो हम एक इंटरवल मान लेते हैं 64 से 65 के बीच में यूनिट लेंथ का, ये क्लोज्ड इंटरवल है। इस क्लोज्ड इंटरवल में ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस है और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू कभी भी इसमें 0 नहीं होगी। तो एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा जहां पर एफ डैश सी जो है वो F65 माइनस F64 अपॉन 65 माइनस 64 यानी कि 1, यानी कि एफ डैश सी इक्वल्स टू एक्स 65 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 64 रेज टू द पावर 1/3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 65 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 4। अब हमें एक इक्वेशन इस तरह से मिल गई है एफ डैश सी इक्वल्स टू 65 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 4। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करके लिख लेते हैं 65 रेज टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू 4 प्लस एफ डैश सी, इसको कॉल कर दीजिए इक्वेशन 1। अब आप जो फंक्शन है उसका अगर ग्राफ देखें तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह जाएगा, यानी कि y इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 1/3 का ये ग्राफ होगा। तो ये एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 65 ग्रेटर होता है 64 से, तो इस पर इमेज भी इसका ग्रेटर होगा, यानी कि f65 ग्रेटर देन f64। जब ग्रेटर होगा f65 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 65 रेज टू द पावर 1/3, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं f64 का वैल्यू जो है वो 4 आया था, क्योंकि हम लिख सकते हैं 64 की पावर 1/3 यानी कि 4।
यानी कि अब हमें ये पता चल गया है कि जो फंक्शन है उसका लेफ्ट बाउंड जो है वो 4 है। यानी कि सभी ऑप्शन में जो 4 दे रखा था वो तो ठीक है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लेफ्ट बाउंड हो गया। अब हमें इसका राइट बाउंड देखना होगा। राइट बाउंड देखने के लिए हमें जो इक्वेशन 1 है, हमारी इक्वेशन 1 है 65 रेज टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू 4 प्लस एफ डैश सी। हमें कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जिसकी वजह से ये एफ डैश सी जो है ये स्मॉलर हो जाए। तो सबसे पहले एफ डैश सी के लिए हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी कि हम एफ प्राइम एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ प्राइम एक्स जो है वो होगा 1/3 एक्स रेज टू द पावर 2/3। एक्स की पावर एन बाई एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव के फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व किया। अब मैं लिख सकता हूँ एफ प्राइम 65 लेस देन एफ प्राइम 64, क्योंकि हमारा एक्स रेज टू द पावर 2/3 एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इसका रेसिप्रोकल डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हुआ, यानी कि जो हमारा सी है जो हमारा सी है वो एग्जिस्ट कर रहा था 64 और 65 में, यानी कि सी हमारा ग्रेटर देन होगा 64 से। सी अगर 64 से ग्रेटर देन होगा तो एफ प्राइम सी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगा एफ प्राइम 64 से। अगर सी इससे बड़ा होगा तो ये डिक्रीजिंग था एफ, ये यहाँ पर लेस देन आना चाहिए। एफ प्राइम सी जो है वो एफ प्राइम 64 से लेस होगा, और एफ प्राइम 64 से लेस होने का मतलब हुआ यहाँ पर, क्योंकि आपका जो डेरिवेटिव फंक्शन था वो ये था एफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू 1/3 एक्स की पावर 2/3। अगर यहाँ पर हम 64 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1/48, क्योंकि 16 मिलेगा तो ये हुआ 1/48। अब जो हमारी इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 जो हमारी थी वो थी 4 प्लस एफ प्राइम सी इक्वल्स टू 65 रेज टू द पावर 1/3, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 65 इक्वल्स टू 4 प्लस एफ प्राइम सी, और एफ प्राइम सी जो है वो हमारा लेस आया है किससे 1/48 से। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 एंड 1/48, यानी कि एफ 65 रेज टू द पावर 1/3, यहाँ से हमें क्या मिलता है 65 रेज टू द पावर 1/3, ये लेस है 4 एंड 1/48 से। अब हमें राइट बाउंड मिल गया है। तो राइट बाउंड आप ऑप्शन सी में देख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर एक वेक्टर स्पेस दिया है V जिसमें 2x2 के मैट्रिक्स आ रहे हैं और एक मैट्रिक्स M दिया गया है, ये एक फिक्स मैट्रिक्स है और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो V से V पर डिफाइन है और वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला है वो ये है। तब हमें बताना है कि बेसिस ऑफ कर्नल टी क्या होगा या किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए 4 ऑप्शंस हैं और यहाँ पर बेसिस के एलिमेंट्स दे रखे हैं। बेसिस के एलिमेंट्स जो होंगे वो मैट्रिक्स फॉर्मेट में होंगे, क्योंकि जो बेसिस होता है वो क्या होता है सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस होता है, और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स इन बेसिस वो उसकी डायमेंशन हो जाती है। लेकिन हमें यहाँ पर जो बताना है वो ये बताना है बेसिस ऑफ कर्नल टी। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ कर्नल टी निकालने के लिए हम इसमें एक एलिमेंट मान लेते हैं, यानी कि हम ये मान लेते हैं कि ए जो मैट्रिक्स है वो कर्नल टी को बिलोंग करता है। अगर कर्नल टी को बिलोंग करता है तो कर्नल टी की प्रॉपर्टी से ये क्या होगा
कि अगर इस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 0 को। अब ए एम माइनस एम ए इसका जो वैल्यू हो जाता है, हमने माना है कि जो मैट्रिक्स ए है उसको पर्टिकुलर हम मान लेते हैं ए बी सी डी, इस तरह से मान लेते हैं। तो यहाँ पर ए एम माइनस एम ए जो है वो हम लिख सकते हैं ए बी सी डी, और मैट्रिक्स एम जो था वो 1 2 0 3 ये था माइनस ऑफ 1 2 0 3 इंटू ए बी सी डी, ये इक्वल होगा 0/0 मैट्रिक्स के, सॉरी 0 मैट्रिक्स के जो 2/2 का होगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट है और फिर ये डिफरेंस है, इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और फिर उनका डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको सॉल्व करके जो हमें एक्सप्रेशन ऑब्टेन होगा वो होगा -2c, और ये होगा 2a प्लस 2b माइनस 2d। यहाँ पर आपको -2c मिलेगा और यहाँ पर आपको 2c मिलेगा। अब ये जो मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है, ये 0 मैट्रिक्स के है 2/2। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से, क्योंकि ये 2/2 मैट्रिक्स है, और हम लिख सकते हैं -2c जो कि फर्स्ट एलिमेंट था लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स का, ये इक्वल है 0 के, और जो सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का ये भी इक्वल है 0 के। तो यहाँ से हमें मिलता है कि जो c का वैल्यू है वो 0 हो जाता है, और जो सेकेंड इक्वेशन है ये इम्प्लाई करती है a प्लस बी माइनस डी का वैल्यू 0 हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी इक्वल टू डी। अब हमारा जो मैट्रिक्स था उसका स्ट्रक्चर था ए बी सी डी। अब इसमें c का वैल्यू 0 हो गया है, और a और b, और यहाँ पर जो d था वो क्या है a प्लस डी। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट एंट्री कितनी है, तो एक ए है और एक बी है। ये जो है ये तो इन दोनों का सम है, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 0 0 1, क्योंकि यहाँ पर दोनों का सम क्या आएगा 1 आएगा, और दूसरी एंट्री जो होगी वो 0 1 0 1, यानी कि एक बार हमने ए को 1 पुट करा और बी को 0, फिर ए को 0 पुट किया और बी को 1, यहाँ पर दोनों का सम आ गया है। तो ये एल आई एंट्रीज हैं। लेकिन आपसे पूछा गया है कि बेसिस क्या है जो कर्नल टी का है, तो हम ऑप्शन ए में चेक करते हैं। ऑप्शन ए में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो बेसिस में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। बेसिस में ये जो स्मॉलेस्ट सेट होता है उसमें कम से कम 2 तो वेक्टर हैं ही, लेकिन यहाँ पर एक दे रखा है, तो ऑप्शन ए तो आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन बी की तरफ बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 वेक्टर दे रखे हैं, और यहाँ पर जो लास्ट एंट्री है जो डी एंट्री है वो दोनों का सम है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन दोनों का सम जो है वो 0 है, ये भी ठीक है। यहाँ पर देखें तो आपको दिख रहा है कि जो एंट्री है जिसको हम डी एंट्री कह सकते हैं, यहाँ पर दोनों का सम 1 होना चाहिए, जबकि 0 दे रखा है। ऐसे ही यहाँ पर ये और यहाँ पर जो है वो दोनों का सम अगेन फिर से 0 आएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन सी रॉन्ग है। और यहाँ पर c का वैल्यू 0 है, जबकि यहाँ पर -1 दे रखा है, तो इसलिए ये भी आपका डिस्कार्ड हो जाता है। तो ओनली बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। मैट्रिक्स ए दे रखा है जिसका साइज 2/2 है, और वो मैट्रिक्स के एलिमेंट है 1 3 2 -4, और हमें बताना है कि ए इज अ रूट ऑफ विच एफ एक्स, यानी कि ए जो है किस पॉलिनोमियल का रूट होगा। तो पॉलिनोमियल का रूट होने का मतलब है कि ए उसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब कैले हैमिल्टन थ्योरम इसमें यूज होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमें निकालना होगा, उसके लिए हमें चाहिए ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ ए आपका आएगा डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करके -3, और डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा -4 -6 यानी कि -10। अगर आपको डिटर्मिनेंट और ट्रेस पता है 2/2 मैट्रिक्स के लिए, तो आप उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन होती है, और इतनी आप इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस था आपका -3, सो 3x प्लस, और ये डायरेक्टली आप -10 कर दीजिए,
तो 10 इक्वल्स टू 0, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई है। तो अब आप देख सकते हैं किससे मैच कर रही है, ये ऑप्शन डी से मैच कर रही है। इसका पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 ये पॉलिनोमियल हो गया है। और अगर आप इसमें a पुट कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0, ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। आप इसको देख चेक कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट है, जिसमें k यूज्ड हुआ है और इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है अगर k की वैल्यू क्या होगी या क्या पॉसिबल होनी चाहिए, उस वैल्यूज के लिए ये सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मीनिंग इन टर्म्स ऑफ रैंक क्या होता है। अगर हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाए इस सिस्टम से, जिसको हम कॉल करते हैं a, और उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाए यानी कि a डॉट b, जिसको हम पॉइंट बोल देते हैं या कॉलम्स बोल सकते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का जो रैंक होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, साथ ही साथ नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों सेम है तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो यूनिक होगा या नहीं होगा वो नहीं कह सकते। अगर यूनिक करना है तो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होना चाहिए। तो दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं, अगर इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इस कंडीशन को यूज करके भी आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इसको करने के लिए रैंक का यूज करूंगा, यानी कि मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सबसे पहले लिखूंगा। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसका हो जाएगा k1 1 1 k1 1 1 k और लास्ट में 1 1 1, ये इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। अब मैं इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर दूंगा। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करने पर मुझे इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी। तो जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो होगी k1 1 और 1, सेकेंड रो मिलेगी 0, k स्क्वायर माइनस 1, k माइनस 1 और k माइनस 1, लास्ट रो मिलेगी मुझे 0, k माइनस 1, k स्क्वायर माइनस 1 और k माइनस 1। ये मुझे लास्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल गया है। अब यहाँ तक तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और लास्ट जो कॉलम है वो कांस्टेंट है, जो राइट हैंड साइड में थे उनसे ये कॉलम बना है। तो यहाँ पर आप देखिए लास्ट में k माइनस 1 है, तो अगर k माइनस 1 जीरो हो जाए किसी वजह से, तो इसका मतलब हुआ k स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू भी 0 होगा, क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं वो k माइनस 1 और k प्लस 1 है। तो क्योंकि k माइनस 1 अगर 0 हो गया तो ये फाइनली ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि लास्ट रो आपकी 0 रो में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो मैट्रिक्स है या कोफिशिएंट बोलिए या ऑगमेंटेड बोलिए, उसकी रैंक 2 होगी, जबकि इसमें वेरिएबल 3 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका k नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। अब k किस किस में 1 दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। पॉसिबल आंसर सी और डी है, लेकिन वहां पर के पर और कंडीशन है कि क्या के 2 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको फाइंड आउट करने के लिए आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर दीजिए। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास ये है ही, जो एरो यूज हुआ है उसको मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दूंगा। तो ये इतना कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट होगा इसका के स्क्वायर माइनस 1 के माइनस 1 प्लस के माइनस 1, और हमें क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन चाहिए था तो इसका नॉट इक्वल्स टू 0 डिटरमिनेंट होगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा के क्यूब माइनस के प्लस 1 माइनस के इक्वल्स टू के क्यूब माइनस 3k प्लस 2 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमारा राइट हैंड साइड में चल रहा था। इसके जो रूट होते हैं वो होता है k माइनस 1 और k माइनस 2, और ये था नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि k की वैल्यू ना तो 1 होनी चाहिए और k की वैल्यू ना ही 2 होनी चाहिए। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t दे रखा है जो r क्यूब से r क्यूब पर डिफाइन है,
और उसके कुछ एलिमेंट्स की इमेज भी दे रखी है, जैसे कि T001 इसकी इमेज है 235 और T0111 इसकी इमेज है 100 और एक और एलिमेंट दे रखा है 111, ये है 01-1। इस तरह से 3 एलिमेंट दे रखे हैं और हमसे पूछा गया है कि T101 इसकी इमेज क्या होगी और आपको सजेस्टेड 4 ऑप्शंस हैं। तो ये जो 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं जिनकी इमेज दे रखी है, जिसको मैं सर्कुलर पार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो 3 एलिमेंट्स हैं क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं? तो पहले एलिमेंट में 2 ज़ीरो हैं और लास्ट में 1 है, यानी कि और सेकंड एलिमेंट में 0 1 1 और ये है 1 1 1, क्योंकि यहाँ पर 2 ज़ीरो जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर हैं, तो इससे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इसकी डिटर्मिनेंट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट मिलेगा। इस तरह आप इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक कर सकते हैं। खैर ये बेसिस फॉर्म करेंगे तीनों एलिमेंट, बेसिस क्यों होंगे? क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और साथ ही साथ इनकी 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट जो हैं वो डायमेंशन ऑफ डोमेन के इक्वल हैं। तो वो बेसिस फॉर्म कर जाएँगे और हमें यहाँ पर जो ये इनपुट है, इसको गिवन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा। तो 1 0 1 इसको हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा गिवन, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 0 1 प्लस 1 1 1 माइनस 0 1 1। इस तरह से हमने इसको लिखा। अब हम इस पर t ऑपरेट करा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं t लीनियर ऑपरेटर है, तो हम इसको लिख सकते हैं टी ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं टी ए प्लस टी बी। तो इस तरह से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा दिया एक तरह से टी ऑपरेटर को। अब इसकी जो इमेज है 235 प्लस 0 1 माइनस 1 माइनस 100, इस तरह से हमें यहाँ पर इमेज दे रखे थे, इनको यूज किया और क्योंकि ये ऑर्डर पेयर है तो ये हमें रिजल्ट दे रहे हैं 144। अब 144 किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। सरफेस दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 3 और हमें इस सरफेस पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे और नॉर्मल वेक्टर जो है वो हम निकालते हैं ग्रेडियंट से। तो हम इस फंक्शन का ग्रेडियंट निकालेंगे, तो इसको मैं कॉल कर देता हूँ f, यानी कि f ऑफ एक्स वाई जेड। मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 3। तो ग्रेडियंट f क्या हो जाएगा? 2x i हैट प्लस 2y j हैट प्लस 2z k हैट। अब हमें इस ग्रेडियंट जो है वो चेक करना था 1 1 1 पर, चेक नहीं करना मतलब निकालना था। तो इसमें हम एक्स वाई की जगह 1 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2i हैट प्लस 2j हैट प्लस 2k हैट। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना था, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें इसको इसके मोड से डिवाइड करना होगा, यानी कि 2i हैट प्लस 2j हैट प्लस 2k हैट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 प्लस 4 और ये सारा स्क्वायर रूट में रहेगा, यानी कि i हैट अपॉन रूट 3 प्लस j हैट अपॉन रूट 3 प्लस k हैट अपॉन रूट 3। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एफ एक्स 1/x² और दूसरा फंक्शन जी एक्स इक्वल टू 1/x दिया है और ये दोनों फंक्शन ही कोची मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ सी जो कि लाई करती है ए और सी के बीच में क्या है। एक्चुअली ये जो फंक्शन है कोची मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड है और कोची मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमें दो फंक्शन एफ और जी दिए गए हैं जो कि डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी पर। कोची मीन वैल्यू थ्योरम के लिए जो इम्पोज्ड कंडीशंस हैं या जो कंडीशंस है वो क्या है? एफ और जी दोनों ही कंटिन्यूस होने चाहिए ओवर द डोमेन और यहाँ पर जो डोमेन है वो क्लोज्ड इंटरवल है और एफ और जी जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए और ये डिफरेंशिएबल है दोनों ही फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी पर। दोनों ही फंक्शन डिक्रीजिंग है,
तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, अगर मुझे कोसेंट फंक्शन डिफाइन करना है तो जी डैश एक्स जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए सभी एक्स के लिए जो कि ओपन इंटरवल ए बी से आ रहे हैं। तो कोची मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ डैश सी जो होगा और जी डैश सी, इसमें क्या रिलेशन होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, ये रिलेशन होता है। और ये जो सी है ये सी एग्जिस्ट करता है और ये हमेशा करेगा ए बी के बीच में। और कोची मीन वैल्यू थ्योरम ये जो आता है डायरेक्टली आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से आ जाता है, जो कहता है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यानी कि जो स्लोप है वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और स्लोप के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते थे वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, मीन्स ये एक तरह से स्लोप है। अब हमें यहाँ पर पता है कि जी बी माइनस जी ए, क्योंकि ए और बी जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि इंटरवल की बात कर रहे हैं और इंटरवल में ऑर्डर प्रॉपर्टी मेंटेन होती है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ए और बी डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। तो आपका जी बी माइनस जी ए कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि जी जो है वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, तो ये जस्टिफाइड है जो हमने लिखा है। अब हमें यहाँ पर c का वैल्यू निकालना है, तो सिर्फ हम ये जो है एक्सप्रेशन कह सकते हैं आप इसको, इस एक्सप्रेशन को सिर्फ यूज करना है और हमारा c का वैल्यू मिल जाएगा। इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो f डैश सी है और g डैश सी वो इस तरह से रिलेट करते हैं, एफ बी माइनस एफ ए और जी बी माइनस जी ए। जो फंक्शन है एफ एक्स वो आपको दे रखा है 1/x², इसकी हेल्प से हम एफ डैश एक्स अगर निकालें तो ये होगा -2/x³। ऐसे जो फंक्शन जी एक्स है वो हमें दे रखा है 1/x, और इसकी हेल्प से अगर हम जी डैश एक्स निकालें तो वो होगा -1/x²। इन दोनों की हेल्प से ही हमें जो यहाँ पर चाहिए वो यूज़ कर लेते हैं। एफ डैश सी यहाँ से होगा -2/c³, और ये होगा -1/c²। एफ बी माइनस एफ ए ये होगा 1/b² माइनस 1/a² डिवाइडेड बाय बी 1/b माइनस 1/a। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है और ये सी स्क्वायर से ये हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2/c लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में अगर हम एलसीएम लें तो ये होगा a² माइनस b² डिवाइडेड बाय a² b², और होल ये होगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे ये पावर्स कैंसिल आउट हो गए हैं और यहाँ पर ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका जो फैक्टर बचेगा वो a प्लस बी होगा। तो हमें यहाँ से मिला 2/c इक्वल टू a प्लस बी, और इसके डिनोमिनेटर में है ए बी। अगर हमें यहाँ से c का वैल्यू निकालना है तो c क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए बी अपॉन a प्लस बी। अब हम देखते हैं कि जो c का वैल्यू है वो कौन सा ऑप्शन से दे रहा है, 2ab अपॉन a प्लस बी, ऑप्शन बी है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाए यू के, वाई प्लस जेड बराबर हो जाए यू वी के, और z बराबर हो जाए यू वी डब्ल्यू के, तो हमें ये बताना है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये किसके इक्वल होगा। एक्चुअली ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू पार्शियल यू वी डब्ल्यू, और इसको हम इस तरह से नहीं बोलते हैं, इसको हम जैकोबियन बोलते हैं। और इसको फाइंड करने का तरीका जो होता है वो डिटर्मिनेंट की हेल्प लेते हैं हम। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यू दे रखा है हमें, और y प्लस जेड इक्वल टू यू वी दे रखा है, और z इक्वल टू यू वी डब्ल्यू दे रखा है। आप देखेंगे तो इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और इस तरह से आप देख सकते हैं ये किस तरह से चल रहा है। इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर इससे हम यहाँ पर एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं तो अगर आप लास्ट से चलते हैं इन टर्म्स ऑफ यू वी डब्ल्यू के, तो z जो है वो ऑलरेडी है यू वी डब्ल्यू, और अगर z की जगह हम ये वाला रिप्लेस कर दें इसमें,
तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाता है uv विद इन ब्रैकेट 1 माइनस डब्ल्यू। और अगर इस वाली में अगर हम y और z की वैल्यूज को पुट कर दें तो x का जो वैल्यू आता है वो आता है u विद इन ब्रैकेट 1 माइनस v। अब हमें जकोबियन निकालना है, यानी कि ये निकालना है पार्शियल एक्स वाई जेड अपॉन पार्शियल यू वी डब्ल्यू, और इसको हम जकोबियन कह सकते हैं। और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है डिटर्मिनेंट, मीन्स पार्शियल एक्स अपॉन पार्शियल यू, पार्शियल एक्स अपॉन पार्शियल वी, पार्शियल एक्स अपॉन पार्शियल डब्ल्यू। सिमिलरली अदर वेरिएबल के लिए भी लिखेंगे हम पार्शियल वाई अपॉन पार्शियल यू, पार्शियल वाई अपॉन पार्शियल वी एंड पार्शियल वाई अपॉन पार्शियल डब्ल्यू। अदर वेरिएबल जेड, उसके लिए लिखेंगे पार्शियल जेड अपॉन पार्शियल यू, पार्शियल जेड अपॉन पार्शियल वी एंड पार्शियल जेड अपॉन पार्शियल वी। तो इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, ये जो हमारा है। और इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पार्शियल जो यू वी डब्ल्यू हैं उसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना होगा। तो हम निकाल लेते हैं पार्शियल एक्स अपॉन पार्शियल यू, क्योंकि हमें पता है जो x का वैल्यू है वो है हमारे पास u 1 माइनस वी। अगर हम u के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसका सिर्फ डेरिवेटिव करेंगे और इसको ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट। और जब हम इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये सेम इसी के बराबर हो जाएगा। तो ये यहाँ से मिलेगा 1 माइनस वी। अब हम पार्शियल x अपॉन पार्शियल v निकालेंगे तो सिर्फ v वाले टर्म को कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर इसका जो मल्टीपल होगा वो माइनस यू आ जाएगा और पार्शियल एक्स विद रेस्पेक्ट टू पार्शियल डब्ल्यू ये हमारा हो जाएगा 0। सेम हम अदर वेरिएबल के लिए निकालेंगे, यानी कि y के लिए निकालेंगे, और जो y था वो था हमारे पास यू वी विद इन ब्रैकेट 1 माइनस डब्ल्यू। तो इसके लिए पार्शियल y अपॉन पार्शियल u निकालेंगे और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू होगी इक्वल टू v 1 माइनस डब्ल्यू पार्शियल y अपॉन पार्शियल v, ये वैल्यू होगा u 1 माइनस डब्ल्यू के और पार्शियल y अपॉन पार्शियल w, और ये जो वैल्यू है ये होगा माइनस यू वी के। हम अदर जो लास्ट वेरिएबल z है उसके लिए भी निकाल लेते हैं, और जो z है वो हमें दे रखा है ट्रांसफॉर्मेशन में u v w। तो पार्शियल z विद रेस्पेक्ट टू u, इसका जो वैल्यू होगा हमें वो मिलेगा v w पार्शियल z विद रेस्पेक्ट टू v, ये मिलेगा हमें v w सॉरी u w और पार्शियल z अपॉन पार्शियल w ये वैल्यू मिलेगा हमें u v। आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं अगर मैंने कहीं मिस्टेक कर दिया है तो आप उसको प्लीज़ रेक्टिफाई कर लीजिए, हो सकता है कहीं मैंने मिस्टेक कर दिया हो। पार्शियल एक्स वाई जेड अपॉन पार्शियल यू वी डब्ल्यू, और ये जो जकोबियन था इसकी हम वैल्यूज पुट कर देते हैं 1 माइनस वी 1 माइनस डब्ल्यू और वी डब्ल्यू, ये फर्स्ट कॉलम आ गया है, माइनस यू, ये सेकंड कॉलम लिख रहा हूँ मैं, यू 1 माइनस डब्ल्यू, और जो लास्ट कॉलम है लास्ट एंट्री है वो यू डब्ल्यू। थर्ड कॉलम है 0 माइनस यू वी और ये हो जाएगा यू वी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर u v इसमें भी है, और अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो आपको u v यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, R2 को चेंज करिए R2 प्लस R3 से, और अगर आप इसमें चेंजेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पहला रो आपको ऐसे ही मिलेगा 1 माइनस वी माइनस यू और 0। सेकेंड रो जो आपको मिलता है वो मिलेगा v u 0, और जो लास्ट रो है वो मिलेगा v w u w और u v। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा। आप इसको थर्ड कॉलम में डायरेक्टली एक्सपेंड भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप देख सकते हैं कि v इसमें भी है फर्स्ट कॉलम में, और या फर्स्ट रो बोलिए और सेकंड रो में मे बी v और u है, तो हम अगर ऐड कर देते हैं, यानी कि R1 में हम क्या चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R2, अगर हम ये रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा
ये हमें मिल जाएगा 1 और फिर हमें मिलेगा ये 0, 0 लास्ट एंट्री हमें ये मिल जाएगी। और जब हमें ये लास्ट एंट्री मिलेगी तो हम इसमें देखते हैं क्या चेंज आता है। सेकंड आप ऐसे ले लीजिए VU0, VW, UW और UV। अब इसको आइदर फर्स्ट रो या लास्ट कॉलम में एक्सपेंड कर दीजिए उसके रेस्पेक्ट में। अगर मैं लास्ट कॉलम से एक्सपेंड करता हूँ तो ये हो जाएगा UV। लास्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूँ तो इसको डिलीट करेंगे तो हो जाएगा U-0 और यानी कि हमें मिलेगा U²V। अब देखते हैं U²V कौन सा ऑप्शन वैल्यू दे रहा है। U²V ऑप्शन नहीं दे रहा है तो यही हमारा राइट आंसर हो। अब पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, एक पॉलिनोमियल जो ऑड डिग्री का है और उसके जो कॉफिशिएंट्स हैं वो रियल हैं, तो उसके रूट्स के बारे में बताना है कि उसका केवल एक ही रियल रूट होगा, कम से कम एक रियल रूट होगा, या उसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, या कम से कम एक रियल रूट होगा, एक रूट होगा लेकिन वो रियल नहीं होगा। तो हम रूट्स के बारे में क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं अगर एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो। वैसे इन जनरल हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, चाहे वो ऑड डिग्री का है चाहे वो इवन डिग्री का है। तो a0 प्लस a1 x रेज टू द पावर 1 प्लस a2 x स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन an x रेज टू द पावर n, ये एक nth डिग्री पॉलिनोमियल है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहता है कि nth डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है उसके एग्जैक्टली n रूट्स होते हैं, एग्जैक्टली n रूट्स होते हैं। और ये जो कॉफिशिएंट्स हैं आइदर ए नॉट, दिस इज कांस्टेंट नंबर है एक्चुअली। नाउ a1 फ्रॉम up to an, a1, a2, these an coming from set of complex number, either they are coming from set of complex number or coming from real set, and we know that real set is subset of complex number, so our justification is true for complex number। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यहाँ पर हमें पता है कि इसके एग्जैक्टली n रूट्स होंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं, कॉम्प्लेक्स पेयर में आते हैं। तो अगर कोई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, तो हम उसको लिख सकते हैं 2n+1, क्योंकि किसी भी ऑड नंबर को हम 2n+1 टाइप के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर पेयर अप करें हम तो इसका पेयर हो सकता है, यानी कि यहाँ पर इतने मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं और ये जो सिंगल बचा है इसको रियल होना ही पड़ेगा। तो एक तो हमें ये आइडिया देता है। दूसरा, अगर हम अपने अपने लिए कोई भी एक 3 डिग्री का, नॉर्मली क्योंकि वो और डिग्री पॉलिनोमियल होगा, अगर एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल कंसीडर कर लें a1 कोई भी इन जनरल, तो हम उससे भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या ट्राई कर सकते हैं एटलीस्ट। तो एक और डिग्री का, और डिग्री और यू आप समझ सकते हैं कि 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल, इसको कंसीडर कर लीजिए। और इसमें कुछ हद तक डिकार्ड्स रूल भी हेल्प करता है, डिकार्ड्स रूल्स ऑफ साइन चेंजेस भी इसमें हेल्प करता है। अगर आपने एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया है जैसे a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वेयर, अगर प्लस a3 x रेज टू द पावर 3, अगर ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो आप इसमें देखिए कि कितनी जगह साइन चेंजेस हैं। यहाँ पर साइन चेंज देखिए तो वो जो डायरेक्ट बताएगा साइन चेंज, वो बताएगा कि कितने पॉजिटिव रूट्स हैं, पॉजिटिव रियल रूट्स। और आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कीजिए x2 - x और फिर इसमें साइन चेंज देखिए, जो अब जितने साइन चेंज होंगे उतने नेगेटिव रियल रूट्स होंगे। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों नंबर को, तो आपको टोटल रियल रूट्स मिल जाएंगे। वो भी यहाँ पर हेल्प करेगी क्योंकि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। तो अगर आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेंगे जैसे x को -x से, तो जो ऑड डिग्री वाली टर्म है, जो ऑड डिग्री कंटेनिंग टर्म है, वहां पर माइनस अपीयर हो जाएगा। तो एटलीस्ट आपको 1 नेगेटिव रियल रूट मिलेगा ही मिलेगा, एटलीस्ट आपको 1 नेगेटिव रूट मिलेगा ही मिलेगा।
अगर उसका जो कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव है तो, और अगर कॉफिशिएंट नेगेटिव है तब वहां पर पॉजिटिव मिल जाएगा, मिल सकता है। तो यहाँ पर एट लीस्ट वन रियल रूट, ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर क्या है, ओनली रियल रूट, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका एक रियल रूट होगा ही होगा, क्योंकि एक से ज्यादा भी रूट्स हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं x² - 4, ये जो पॉलिनोमियल है, या आप ऐसा समझ लीजिए x³ - 27, अब ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल का एक रियल रूट होगा ही होगा, बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। x=x⁻n, यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है और हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस तरह का एक्सप्रेशन हमें जो मिलता है वो टेलर्स थ्योरम की हेल्प से मिलता है। तो हम इसमें रिलेट करने जा रहे हैं टेलर्स थ्योरम, कि क्या टेलर्स थ्योरम की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टेलर्स थ्योरम के लिए हमें एक फंक्शन चाहिए होता है। एक्चुअली टेलर्स थ्योरम क्या होता है, टेलर्स थ्योरम में एक फंक्शन f जो कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ओवर द इंटरवल यानी कि डोमेन, और ये जो है वो n टाइम्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए, n टाइम्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये भी over the open interval defined on the domain. Then there exist some points. Suppose this function we are talking about over this interval. F is continuous n times differentiable over this interval. Then there exist some points in this interval defined by, तो हमें इसके बीच में कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, और इसके बीच में क्योंकि हमें x से लार्जर पॉइंट चाहिए तो x प्लस थीटा h कर देते हैं। थीटा का वैल्यू हमें 0 और 1 के बीच में रखना होगा, अदरवाइज हमें इस इंटरवल से बाहर चले जाएंगे। तो थीटा को हमने 0 और 1 के बीच में चूज किया। तो इस इंटरवल के बीच में हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे कि हम एफ एक्स प्लस एच को लिख सकते हैं, यानी कि जो एंड वैल्यू है, एंड वैल्यू ऑफ द इंटरवल, एफ एक्स प्लस एच एफ प्राइम एक्स फैक्टोरियल 1 प्लस एच एफ डबल प्राइम एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये इसी तरह से चलता रहेगा। और जो लास्ट टर्म होगा, आप कह सकते हैं h रेज टू द पावर n-1 f n-1 x अपॉन n-1 फैक्टोरियल प्लस h f n x अपॉन, सॉरी नॉट x, इट इज 1 प्लस थीटा h, 1 प्लस थीटा h अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये लास्ट टर्म होता है, और समटाइम्स हम इसको रिमाइंडर टर्म वगैरह भी कह देते हैं। अगर यहाँ पर, क्योंकि जो मुझे वैल्यू निकालना है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से है, एफ एक्स आता है यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग में, यानी कि F1 दे रखा है। तो हम जो है इंटरवल को चूज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर थ्योरम के लिए तो ये है, तो हम उसको अगर चूज कर लें 1, 1 प्लस एच, तो तब हमारा कुछ काम हो सकता है। तो हमने इंटरवल को चूज किया, अब जो हम काम कर रहे हैं 1 प्लस एच, इस इंटरवल को चूज किया, तो इस इंटरवल के अकॉर्डिंग हमारा जो फंक्शन है वो क्या रोल प्ले करेगा, f1 प्लस एच इक्वल टू f1 प्लस एच एफ एफ डैश 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एच एफ डबल प्राइम 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन अप टू, ये वाली लास्ट 2 टर्म्स लिख देते हैं हम, ये होगी। लास्ट टर्म को लिखने की जरूरत नहीं, ये वाला लास्ट टर्म लिखते हैं, एच एफ एन 1 प्लस थीटा एच अपॉन एन फैक्टोरियल, ये हमें मिल गई है। और हमसे जो पूछा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पूछा गया है वो है f1 प्लस एफ प्राइम 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। लास्ट में fn 1 है, यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वो fn 1 प्लस थीटा h मिल रहा है, और यहाँ पर 1 है। तो ये अभी हमें कुछ वर्कआउट यहाँ पर
करना होगा लास्ट टर्म को लेकर। तो सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स हैं, तो उसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि आखिर वो है क्या। तो जैसे कि फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन, ये फंक्शन है। तो इसका एफ प्राइम एक्स क्या हो जाएगा, वो होगा एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। एफ डबल प्राइम क्या हो जाएगा, वो होगा एन एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू, ये होगा। इसी तरह से अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करते जाएं तो एफ एन क्या होगा हमारा, वो होगा एन एन माइनस वन एंड सोन अप टू एन माइनस, कहाँ तक करेंगे हम, क्योंकि एन टाइम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमने दो किया था तो यहाँ पर उससे एक कम, तो अगर एन करें तो एन माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं। और एक्स की पावर कितनी होगी, एन माइनस एन, यानी कि एन माइनस एन ये वन हो जाएगा, क्योंकि एक्स रेज टू द पावर जीरो वन हो जाएगा। और ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू वन होगा, यानी कि डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ एन एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू वन। और ये जो वैल्यू है आप देख सकते हैं ये एन फैक्टोरियल का है, यानी कि जो एफ एन एक्स है वो मुझे एक कांस्टेंट फंक्शन मिलता है, कांस्टेंट फंक्शन मिलता है। अगर मुझे कांस्टेंट फंक्शन मिलता है तो जो हमें लास्ट टर्म यहाँ पर मिल रहा था, आप यहाँ पर देखिए जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर ये अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एन वन प्लस थीटा एच, एफ एन वन प्लस थीटा एच, ये जो वैल्यू होगा ये किसके इक्वल होगा, एन फैक्टोरियल के होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। जो एन nth प्राइम है वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। लेकिन हमें यहाँ पर वैल्यू क्या चाहिए, एफ एन वन चाहिए, यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए एफ एन वन। तो क्योंकि हमें जो मिला है एफ एन एक्स जो मिला है वो मिला है एन फैक्टोरियल, इसका मतलब एफ एन वन क्या होगा, वो भी एन फैक्टोरियल होगा। और ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, एफ एन वन प्लस थीटा एच, यानी कि हम वन प्लस थीटा एच को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हमें एक्सप्रेशन क्या मिल जाता है, अब हमें एक्सप्रेशन मिल जाता है एफ वन प्लस एच इक्वल टू एफ वन प्लस एच एफ प्राइम वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एंड so on up to h रेज टू द पावर n f प्राइम वन, क्योंकि इस वाली टर्म को हमने रिप्लेस कर दिया है एफ एन वन से, तो ये एफ एन वन हो जाएगा अपॉन एन फैक्टोरियल। अगर अब मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ h इक्वल टू वन, यानी कि जो मैंने इंटरवल चूज किया था वन से वन प्लस एच, अगर इसका मीनिंग हुआ मुझे जो इंटरवल चूज करना चाहिए वो वन से टू करना चाहिए। अगर मैं h इक्वल टू वन पुट कर देता हूँ तो ये वैल्यू होगा एफ टू इक्वल टू एफ वन प्लस एफ डैश वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एंड सोन एफ डैश सॉरी एफ एन वन अपॉन एन फैक्टोरियल। इतना वैल्यू हमसे पूछा गया है, जो राइट में आप देख रहे हैं यही वैल्यू हमसे पूछा गया था। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू इक्वल है एफ टू के। और एफ टू हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है एफ एक्स क्या है, एक्स रेज टू द पावर एन, सो एफ टू क्या हो जाएगा, टू के पावर एन। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन टू के पावर एन वैल्यू दे रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर ट्रू होगा।